हेलो बच्चों, आज हम करेंगे टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर का पार्ट है। तो आइए देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले है क्या। स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम रेडिएशन का इंटरैक्शन समझते हैं मैटर के साथ। यानी मैटर के ऊपर, पदार्थ के ऊपर रेडिएशन डाली जाती है और उस रेडिएशन के डालने पर मैटर में क्या चेंजेस आए, मैटर में अगर मैं कहूँ तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आए, उनकी एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ा, उसको हम जहाँ पढ़ते हैं, जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको ये जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम्स होते हैं, इनमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब आप कहेंगे एनर्जी लेवल्स हमने तो देखा नहीं, मॉलिक्यूल्स के अराउंड ऐसा कोई हमने सर्कल तो देखा नहीं। तो बच्चों, ये कोई सर्कुलर ऐसा एनर्जी लेवल नहीं होता है। एनर्जी लेवल का मतलब है कि मॉलिक्यूल की अपनी कुछ एनर्जी होती है, अगर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसकी कुछ और एनर्जी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी एनर्जी होगी। सपोज़ करिए मॉलिक्यूल की एनर्जी 2 जूल है, सपोज़ मैंने ऐसे एक एग्जांपल ले लिया फॉर से, और वो जो 2 जूल है उसके बाद हमने उसको एनर्जी और प्रोवाइड करी, हमने उसको 10 जूल एनर्जी और प्रोवाइड करी। तो हम देखते हैं कि 2 जूल से उसकी एनर्जी 3 जूल 4 जूल नहीं हो रही है, सीधे हो सकता है 5 जूल हो रही हो, या सीधे हो सकता है 9 जूल हो रही हो। यानी मॉलिक्यूल के पास ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल कैन हैव एनी एनर्जी इट वांट्स। उसके पास एक डेफिनेट एनर्जी के लेवल्स हैं जिसमें उसकी एनर्जी हो सकती है, उसके अलावा उसकी एनर्जी नहीं हो सकती। तो उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। और फ़िलहाल पढ़ने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। यानी मॉलिक्यूल की एनर्जी यहाँ इतनी हो सकती है, या फिर इतनी हो सकती है, या फिर इतनी हो सकती है, इनके बीच में नहीं हो सकती है। तो ये जो चीज़ है, इसको हम लोग जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स हैं, हमने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी पड़ती है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तब हम उसे कहते थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है यानी रिलीज़ करता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, जिसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। सेम वे में एक मॉलिक्यूल के लिए भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है और एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। मॉलिक्यूल जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो जिस तरह का स्पेक्ट्रा हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जब एनर्जी एमिट करता है, रिलीज़ करता है, तो उसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशंस हैं, इन्हें हम लोग सिलेक्शन रूल से गवर्न करते हैं। सिलेक्शन रूल क्या चीज़ है? ये सिलेक्शन रूल जो होता है, ये एक तरह से स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करके एक नियम बनाया गया है। और ये नियम ये कहता है, ये रूल ये कहता है कि एक जो मॉलिक्यूल है वो अपने से जस्ट हायर या जस्ट लोअर एनर्जी लेवल में ही जा सकता है। मॉलिक्यूल कैन आइदर गो इन +1 और -1 एनर्जी लेवल। तो यानी उसका जो अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो किसी ट्रांजिशन के दौरान जो चेंज इन क्वांटम नंबर है मॉलिक्यूल के लिए, वो या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक है। तो जो ऐसा नहीं है कि और ट्रांजिशंस नहीं होते हैं, सिर्फ वही ट्रांजिशंस होते हैं, ट्रांजिशंस और भी होते हैं, लेकिन जो ट्रांजिशंस सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशंस, और जो उन्हें फॉलो नहीं करते उन्हें हम कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस। तो अलाउड ट्रांजिशंस वो हुए जो सिलेक्शन रूल के अनुसार है, यानी जिसमें मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रॉन अपने जस्ट हायर या जस्ट लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है, और फॉरबिडन इसके अलावा बाकी के सारे हो गए। ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम। यानी जो हम लोगों को पीक मिलती है, जो हम लोग सिग्नल मिलते हैं, वो क्यों ब्रॉडन हो जाते हैं, क्यों वो चौड़े हो जाते हैं, एक सिंगल लाइन में हमें प्राप्त नहीं होते। जैसे कि हमें पता है कि मॉलिक्यूल जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब जंप करता है तो उसके गैप के बराबर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है। ये एनर्जी हमें पीक के रूप में दिखाई पड़ती है, यही एनर्जी, हाँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पीक दिखाई पड़ती है। इस आधार पर हमें एक सिंगल लाइन मिलनी चाहिए जब मॉलिक्यूल ग्राउंड से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक ग्राउंड लेवल पे हैं, ग्राउंड से सेम एनर्जी लेवल में जा रहे हैं। अगर डेल्टा एन अगर हम सपोज +1 लेते हैं तो या -1 लेते हैं, तो हमें एक सिंगल लाइन मिलनी चाहिए एक मॉलिक्यूल के लिए एक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमको एक लाइन नहीं मिलती, बल्कि क्या मिलता है, एक पूरा पूरा बैंड मिलता है, या मैं कहूँगा हमें ऐसा शार्प ऐसा ना मिल करके ऐसे मिलता है, कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? 2 रीजंस हैं, 2 जो फैक्ट्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
दो फैक्ट्स वो क्या हैं, एक है कॉलिजन ब्रॉडनिंग और दूसरा है डॉपलर्स इफेक्ट। कॉलिजन ब्रॉडनिंग क्या मतलब है इसका, कि कॉलिजन होने से ब्रॉडन हो जाए पीक। कॉलिजन होने से कैसे ब्रॉडन हो जाता है, तो बेसिकली ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये जो ब्रॉडनिंग होती है ये यूवी और विजिबल रेंज में होती है। और इसमें ये कब होती है, जब जो हमारा सैंपल है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस स्टेट में हो, वो हो लिक्विड स्टेट में या फिर गैशियस स्टेट में। जब वो लिक्विड या गैशियस स्टेट में होते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल होता है, लिक्विड या गैशियस स्टेट में होने पर, सपोज़ ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनके की एनर्जी लेवल्स मैंने ड्रॉ करे हैं, ये वाला मॉलिक्यूल है सपोज़, और बाहर मैंने जितने ड्रॉ किए उसके एनर्जी लेवल्स हैं। तो जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो इनके कोलाइड करने से इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपस में डिस्टर्ब होते हैं, उसको हम कहते हैं पर्टर्ब्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पर्टर्ब मतलब फैल जाते हैं, बिखर से जाते हैं, वो एक सिंगल लाइन में नहीं रह जाते। और जब वो बिखर जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये एनर्जी लेवल अगर ऐसा होता तो ट्रांजिशन सिर्फ एक बार एक लाइन के थ्रू हम दिखा सकते थे, लेकिन अगर ये एनर्जी लेवल ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए इस प्रकार से, तो हम कई ट्रांजिशन दिखा सकते हैं ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। मतलब हम जो एनर्जी लेवल है वो पर्टर्ब्ड होने से हमें जो पीक है वो एक सिंगल लाइन नहीं मिलती बल्कि बैंड मिलता है, पूरा ब्रॉडेंड स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसका जो इफेक्ट है थोड़ा बहुत वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्या है कि अगर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सोर्स के रिस्पेक्ट में, सोर्स ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, सपोज ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है और ये हमने सैंपल पर डाला, ये हमारा यहाँ पर सैंपल है। तो जो सैंपल होता है उसके मॉलिक्यूल अगर पास आ रहे होते हैं, मॉलिक्यूल अगर सोर्स के पास आ रहे होते हैं तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कैच करते हैं, लेकिन अगर वो दूर जा रहे होते हैं कंपैरेटिवली कम फ्रिक्वेंसी कैच करते हैं। अगर वो इस तरफ जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कैच कर रहे होंगे, इस तरफ जा रहे होंगे तो फ्रिक्वेंसी कम कैच करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ करिए हमारा जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी u है, उसके ऊपर जो सोर्स ऑफ लाइट हमने डाली, जो रेडिएशन डाला, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो म्यू है, म्यू, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो आपको पता है वो क्या होती है, c होती है। तो c की वैल्यू हम पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो उसमें एक डॉपलर ने इक्वेशन दी कि जो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी होगी, जो फ्रिक्वेंसी रिसीव्ड बाय द मॉलिक्यूल होगी, वो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी इंटू 1 + u/c होगी, इस प्रकार से। और अगर वो मॉलिक्यूल उससे दूर जा रहा है तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी कि ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से जो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी है वो वेरी करेगी, डिफरेंट होगी, या ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। तो यानी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आता है जिसको हम लोग डेल्टा म्यू कहते हैं। तो डेल्टा म्यू जो होता है उसकी वैल्यू आती है डेल्टा म्यू/v = u/c, अगर वो उसकी सोर्स, अगर मॉलिक्यूल सोर्स की ओर आ रहा है, और अगर मॉलिक्यूल सोर्स से दूर जा रहा है तो वो होगी -u/c, माइनस हो जाएगी। यानी कि अगर हम मॉलिक्यूल देखते हैं तो मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो फ़र्क डालती है उसके द्वारा रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी पर। वो अगर वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है टुवर्ड्स द सोर्स तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो रिसीव करेगा वो ज़्यादा रिसीव करेगा एज़ कम्पेयर टू वो जितनी उसे रिसीव करनी चाहिए थी। और उससे अगर वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है ऑपोजिट साइड में तो उतनी ही कम वो रिसीव करेगा जितनी उसे रिसीव करनी चाहिए थी उसकी तुलना में। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा म्यू जो होगा वो बदल जाएगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, यानी जो उसकी रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी वो बदल जाएगी, और रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बदल जाने की वजह से जो हमारा पीक है वो कैसा हो जाता है, की बजाय एक बैंड हो जाता है, या शार्प पीक की बजाय ब्रॉड पीक हो जाता है। ये जो डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी है, जो डेल्टा म्यू है, यही कॉलिजन ब्रॉडनिंग है, यही रिस्पॉन्सिबल है पीक के ब्रॉडन होने के। अब हम आते हैं दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स पर स्पेक्ट्रा के। पहला है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा और दूसरा है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा क्या होता है कि हाँ, आपने देखा होगा कि कभी हम कोई पीक देखते हैं तो वो बहुत पतली लाइन से होती है और कभी वो बहुत डार्क होती है, शार्प, एकदम
ब्राइट होती है, जो हमको क्लियर दिखाई पड़े, और कभी वो बहुत लाइट होती है, इतनी लाइट कि हम देख भी नहीं पाते उसको ठीक से। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा, यानी पीक कितनी इंटेंस है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक है बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन और दूसरा है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। आई रिपीट, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन पर और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर। अब क्या है ये दो चीज़ें भाई? अब बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन क्या है? एक बोल्ट्जमैन इक्वेशन पहले मैं समझाऊँ आपको, तब आप समझ पाएंगे कि बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन से क्या मतलब है। बोल्ट्जमैन इक्वेशन ये कहती है n = n0 e⁻ डेल्टा ई अपॉन के टी, वेयर n इज़, ये n जो है ये ग्राउंड लेवल में मॉलिक्यूल्स की संख्या है। ग्राउंड लेवल में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे वो n0 कहलाएंगे, और हायर एनर्जी लेवल में जितने मॉलिक्यूल होंगे वो n कहलाएंगे। तो n अपॉन n0 या n = n0 e⁻ डेल्टा ई अपॉन के टी है, जहाँ डेल्टा ई जो है वो इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है? इस समय जो टेम्परेचर होगा वो T से दिखाते हैं, और K जो है दैट इज़ बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन। ओके, तो ये है इक्वेशन n = n0 e⁻ डेल्टा ई अपॉन के टी। अब ये डेल्टा ई, अगर मैं इस इक्वेशन को जो मैंने यहाँ लिखी है n/n0 e⁻ डेल्टा ई अपॉन के टी किया है हमने, अगर हम इस डेल्टा ई को माइनस में है प्लस में करना चाहें, इसकी इक्वेशन को अगर हम प्लस में करना चाहें तो क्या करना होगा? देखिए हमें क्या करना होगा, n/n0 इज इक्वल्स टू 1/e⁻ डेल्टा ई अपॉन के टी करना होगा। तो जैसे हम ये करते हैं, इसका मतलब अगर एनर्जी गैप, क्योंकि हमने माइनस साइन को हटाने के लिए उसे डिनोमिनेटर में ले लिया ई को, तो अगर डेल्टा ई ज़्यादा हो, डेल्टा ई यानी डिफरेंस इन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो उस केस में ये वैल्यू कम हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू कम होने का मतलब n विल बी लेस देन n0, n0 से कम होगा। जितना ज़्यादा डेल्टा ई बढ़ेगा, यानी डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द हायर या एक्साइटेड एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं हायर एनर्जी लेवल में या एक्साइटेड स्टेट में वो कम हो जाएंगे। तो इस आधार पर, क्योंकि n कम है n0 से, तो हम लोग क्या कह रहे हैं अभी कि हम एक पीक पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मान लीजिए दो लेवल हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल है n0 जिसमें हमने लिखा था, और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। एनर्जी गैप जितना ज़्यादा, ये वाला गैप जितना ज़्यादा होगा, उतना एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाएगी, यानी ये मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे। तो और उस कंपैरिजन में ग्राउंड में ज़्यादा होंगे। जब ग्राउंड में ज़्यादा होंगे तो ग्राउंड लेवल से जो ट्रांजिशंस होंगे वो बहुत इंटेंस होंगे। उस कंपैरिजन में एक्साइटेड स्टेट से जो ट्रांजिशन होगा वो बहुत हल्का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल की संख्या कम है, कम मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे, कम लाइनें होंगी एक के ऊपर एक ओवरलैप, और पीक हमारा कम इंटेंस होगा। फिर से बता रही हूँ मैं कि ग्राउंड लेवल में मॉलिक्यूल की संख्या एक्साइटेड स्टेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ग्राउंड से जब ट्रांजिशन होता है, ग्राउंड स्टेट से किसी अगले स्टेट में ट्रांजिशन होता है एक्साइटेड स्टेट में, तो जो पीक है बहुत इंटेंस होती है एज़ कम्पेयर्ड जब एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन होते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से, तो वो पीक जो होते हैं इंटेंस नहीं होते, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होती है अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन इक्वेशन। ओके, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है बच्चों, नहीं क्लियर हो रही बात, तो आप मुझे चैट में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उससे आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है आपके सिलेक्शन रूल पर डिपेंड। मैंने शुरू में सिलेक्शन रूल डिस्कस किया कि सिलेक्शन रूल कहता है कि वो ही ट्रांजिशंस अलाउड हैं जिनके लिए डेल्टा n जो है वो +-1 है। तो ऐसे ट्रांजिशंस जो सिलेक्शन रूल के मुताबिक होते हैं उन्हें हम अलाउड कहते हैं, और उसके अलावा भी ट्रांजिशंस होते हैं जहाँ पर डेल्टा n जो है वो +-2 या +-3 होता है, लेकिन उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशंस। तो जो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं वो हमेशा मोर इंटेंस होंगे, और जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस इंटेंस होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे मेंशन है। आप चाहें तो स्लाइड शेयर पर जाकर मेरी इस पीपीटी को भी देख सकते हैं,
और वहाँ से आप इसको क्लियरली एक बार रीड भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ एक जनरल टर्म्स पर कि किसी वेव में क्या क्या जनरल टर्म्स होने चाहिए जो किसी स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आवश्यक हैं आपके लिए। सबसे पहले एक वेव देख लीजिए क्या होती है। वेव क्या होती है, इस तरह से होती है, देखा होगा आपने। ये एक वेव है, यानी जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहाँ से किसी एक तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस तक गई, फिर सेंट्रल पॉइंट पे लौटी, फिर दूसरी तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस तक गई और सेंट्रल पॉइंट पर लौटती है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और ये जो टोटल एक वेव पूरी हुई, यानी वेव का एक साइकिल पूरा हुआ, एक तरफ गई आई, दूसरी तरफ गई आई, ये जो एक साइकिल पूरा होता है इसे हम एक वेव कहते हैं। ये टोटल एक वन वेव है। इस पूरे वेव को एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और 1/टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड आपका सेकंड में होता है क्योंकि टाइम है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेकंड इन्वर्स में होती है क्योंकि टाइम का इन्वर्स है, तो सेकंड का इन्वर्स हो जाती है। ठीक है। और इसमें और कुछ टर्म्स मैंने लिखे हैं आपको बताने के लिए कि टाइम पीरियड क्या बताया मैंने, कि टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन वेव, वन साइकिल। फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है। अगर एक ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है, तो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है। तो क्योंकि टाइम पीरियड का इन्वर्स है तो इसलिए इसकी यूनिट भी टाइम पीरियड के इन्वर्स यानी कि सेकंड इन्वर्स होती है। नेक्स्ट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ एक वेव की पूरी लंबाई है। अभी मैंने यहाँ आपको दिखाया, तो यहाँ पर इस जगह से इस जगह तक एक वेव पूरी हो रही है, इसे हम कहते हैं एक वेवलेंथ। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ वेव को और आगे तक ड्रॉ करूँ तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ क्रेस्ट तक गए, बीच में आए, फिर ये ट्रफ, क्रेस्ट ऐसे बनाते हैं हम, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। और ये इसी के बराबर होती है, सारी की सारी जो है लेमडा हैं, इसे आप किसी भी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्योंकि एक लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर हो सकती है, नैनोमीटर हो सकती है, एंगस्ट्रॉन्ग हो सकती है, मीटर हो सकती है, म्यू मीटर हो सकती है। इनमें से किसी में भी हम इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डिनोट कर सकते हैं। कोई भी यूनिट इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दिस इज ओनली अ लेंथ, तो इसीलिए इसको हम लोग वेव लेंथ कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेव नंबर। जिस तरह से फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल थी, वैसे ही वेव नंबर वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो वेव नंबर क्या होता है, 1/वेव लेंथ। या मैं कहूँ कि अगर जो वेव लेंथ है वो सेंटीमीटर में है तो वेव नंबर इज़ नथिंग बट यूनिट इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेंटीमीटर इन्वर्स अगर मैंने कहा तो उसको हम कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी यूज़ करते हैं। यानी कभी कभी आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो सेकंड इन्वर्स में ना दे करके सेंटीमीटर इन्वर्स में दी होगी, तो कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में ये वेव नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी की जगह भी यूज़ किया जाएगा। लेकिन आपको समझ के रखना है वेव नंबर है, ये वेव नंबर का मतलब है लेंथ का इन्वर्स, यानी सेंटीमीटर इन्वर्स, वेव लेंथ का ऑपोजिट, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है। और बाकी वेलोसिटी ऑफ लाइट आप सबको पता है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन होता है, पहला है कंडक्शन, जो कि बेसिकली कहाँ होगा, मेटल्स में। जैसे मान लीजिए मेटल की रॉड हो और मैं यहाँ पर इसको गरम करूँ, इस जगह पर मैं इसको गरम करूँ और यहाँ मैंने इसको हाथ से पकड़ रखा है, तो मेरे हाथ में गर्मी आ जाएगी थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं इस रॉड में, वो एनर्जी को अपने आगे वाली मॉलिक्यूल में, अपने आगे वाले पार्टिकल में ट्रांसफ़र करते जाते हैं। अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ पहुँच जाती है, हमारे हाथ तक। तो कंडक्शन वही मोड है जिसमें कि जो मीडियम है उसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से नहीं हटते, केवल और केवल एनर्जी को अपने आगे बढ़ा देते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं अपने बगल वाले मॉलिक्यूल में, और इस तरह ओवरऑल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। द सेकेंड टर्म इज़ कन्वेक्शन। सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है बच्चों? कन्वेक्शन वो है जो आप देखते हैं जब आप पानी गर्म कर रहे होते हैं चाय बनाने के लिए। पानी आप गर्म कर रहे होते हैं, यहाँ नीचे हीट होती है, यहाँ पर क्या होता है कि हम पानी यहाँ से गर्म कर रहे होते हैं, नीचे के मॉलिक्यूल जो गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर के उनकी डेंसिटी कम हो जाती है वो लिक्विड की, और वो लिक्विड हल्का होकर के ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर के जो मॉलिक्यूल थे जो अभी तक ऊपर थे, ठंडे थे, वो इसकी जगह पर
जगह लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से एक साइकिल मेंटेन हो जाता है, इस प्रकार से एक साइकिल चलता है और उस साइकिल में जो ओवरऑल पानी है, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स हैं, सारे हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, सबको हीट मिल जाती है। यानी इसमें मॉलिक्यूल खुद हीट लेने के लिए ट्रैवल करता है कन्वेक्शन में। एंड द थर्ड टाइप इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, जिसमें कि मैंने बताया कि सन से एनर्जी हमारे तक आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्टली सन ने एनर्जी दी और अर्थ ने ले ली, एनर्जी खुद ट्रेवल करके आ जाती है, चल के आ जाती है और इसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मैं अगर दूसरे एग्जांपल समझाऊँ आपको तो क्लासरूम से आप समझ सकते हैं कि सपोज़ करिए यहाँ पर एक टीचर खड़ी है और सबसे लास्ट में एक बच्चा है, बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं सपोज़, और टीचर को लास्ट वाले बच्चे तक एक चॉक या डस्टर पहुंचाना है। तो टीचर ने पहले बच्चे को दिया, उसने अपने पीछे वाले को दिया, उसने अपने पीछे वाले को, उसने अपने पीछे वाले को, इस तरह करके जो पेंसिल है वो लास्ट बच्चे तक पहुंच गई। इसे हम कहेंगे कंडक्शन। इसके बजाय अगर टीचर ने उस लास्ट वाले बच्चे से कहा कि तुम आगे आओ और आकर के ले जाओ, पीछे वाला बच्चा आगे आया, पेंसिल लिया और जाके अपनी जगह बैठ गया, दिस इज़ नोन एज कन्वेक्शन। और थर्ड वन, टीचर ने पेंसिल यहाँ से थ्रो करी, बच्चे ने कैच कर ली, उसे उठ के नहीं आया, उसने सिर्फ अपनी जगह बैठे बैठे ही वो एनर्जी कैच कर ली, दिस इज़ नोन एज रेडिएशन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं तीनों टर्म्स को, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम आते हैं सोलर एनर्जी स्पेक्ट्रम पे। वो क्या होता है, सोलर एनर्जी स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर सन से निकलने वाले रेडिएशन को बढ़ते हुए वेवलेंथ के अनुसार हम अरेंज कर दें तो जो हमें एक फिगर मिल रहा है, जो हमें एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, दैट इज़ सोलर एनर्जी स्पेक्ट्रम। इसमें कौन कौन सी रेज होती हैं सन से हमें जो मिल रही हैं, उसमें होती हैं कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, वेबग्योर, इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन, स्मॉल रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये जो होती हैं वेव्स, ये सारी जो एक तरह से आप कह सकते हैं एनर्जीज़ हैं, इनमें कुछ अलग गुण हैं, कुछ कुछ उनकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए हमने इनका नाम अलग अलग रखा है और इनको हम लोग स्पेक्ट्रम में डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें से जो कॉस्मिक, गामा, एक्स, ये जो रेज़ हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी इस तरफ जो रेज़ हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इधर वाले रेज़ की एनर्जी कम होती है। E = hc/λ होता है, इसलिए जहाँ एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पर लेमडा कम होता है, जहाँ एनर्जी कम है वहाँ पर लेमडा ज़्यादा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं इनकी लेंथ, इनकी जो लेमडा है वेव लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है कि लगभग ये 1 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर्स तक हो सकती हैं। यू कैन इमेजिन 10⁴ मीटर से 10,000 मीटर तक हो सकती हैं। और वहीं ये कॉस्मिक रेज जो हैं ये आपकी 1 एंगस्ट्रॉम से भी छोटी हैं। यहाँ पर जो गामा रेज हैं वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती हैं और कॉस्मिक रेज जो हैं वो 1 एंगस्ट्रॉम से भी छोटी होती हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ से पढ़ ली। इसके बाद अब हम लोग जो जनरल टर्म्स थे वो हमारे ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम, और उसके लिए हम लोगों को टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स पढ़ने हैं, उसके बारे में जानना है और उसके बाद स्टार्ट करना है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ बच्चों, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की क्लास हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।